अभिमन्यु दीनदयाल को उस बरगद के पेड़ के पास जबरदस्ती लेकर गया था, लेकिन वहां जब अभिमन्यु एक आहट का पीछा कर रहा था, दीनदयाल को किसी ने घायल कर दिया। उसके सिर से खून बह रहा था। अभिमन्यु किसी तरह तुरंत दीनदयाल को अस्पताल लेकर आया, और जहां दशरथ अभिमन्यु की लापरवाही से काफ़ी नाराज हो गए और उसे इस केस से बर्खास्त कर दिया। अभिमन्यु को यकीन नहीं हो रहा था कि टीआई दशरथ ने उसे इस केस से बर्खास्त कर दिया है। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसने देखा कि दशरथ दवाखाने के कॉरिडोर से होते हुए तेजी से चले जा रहे थे और बाहर निकलने ही वाले थे कि अभिमन्यु फौरन उनके पीछे भागा, जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए कोई तेजी से भागता है। उसने तुरंत ही दशरथ के पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया। दशरथ अचानक अभिमन्यु को अपने पास देखकर चौंक गया। अभिमन्यु ने मिन्नतें करते हुए कहा, सर मेरी बात तो सुनिए। दशरथ ने अपना हाथ अभिमन्यु की पकड़ से छुड़ाया। वो अभिमन्यु को गुस्से से देखते हुए सख्ती से बोले, अभिमन्यु कहने सुनने का टाइम गया, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम गेस्ट हाउस जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दो। कल सुबह तुम्हें अपने घर के लिए निकलना है। अभिमन्यु को दशरथ की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो इस तरह से इस केस को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने फिर से एक बार कोशिश करते हुए कहा, सर मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज़ मेरी बात समझिए। दशरथ ने अभिमन्यु को गौर से देखा और कहा, क्या समझाना चाहते हो अभिमन्यु? ये कि तुम जैसा काबिल पुलिस अधिकारी इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? जब तुम्हारा जूनियर तुमसे कह रहा था कि वो उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाना चाहता, तो तुम जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ लेके गए। कमाल है। अभिमन्यु ये सुनकर खुद को दोषी महसूस कर रहा था। दशरथ ने अभिमन्यु का मायूस चेहरा देखकर फिर से ताना मारते हुए कहा, अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने जूनियर का ख्याल नहीं रख सकते हो तो गांव वालों का ख्याल क्या खाक रख पाओगे? सही कहते हैं गांव वाले, हमें शायद किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अभिमन्यु को ये सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। दशरथ के कहे हर शब्द में सच्चाई थी, और ये भी सच था कि उसने दीनदयाल को ज़बरदस्ती वहाँ ले जाकर बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। अभिमन्यु को लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, उसकी नौकरी, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गई। अभिमन्यु को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि उसकी नौकरी पर कोई भी आ जाए, और आज वो ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ उसकी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया था। उसकी आंखें नम हो गई थी और वो बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। दशरथ उसे घूरते हुए वहाँ से निकलने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज़ आई, सर जी रुकिए। अभिमन्यु और दशरथ ने पलट के देखा तो दीनदयाल कुछ दूरी पर ही खड़ा था। उसके सिर पर पट्टी थी। दीनदयाल धीमे धीमे चलकर आ ही रहा था कि अभिमन्यु दौड़कर उसके पास गया और उसको सहारा देते हुए बोला, दीनदयाल तुम्हें अभी थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम क्यों बिस्तर से उठकर आ गए? दीनदयाल ने कहा, सर जी जब मैंने सुना दशरथ जी ने आपको बर्खास्त करने का फैसला लिया है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मुझे लगा कि दशरथ जी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान रह गया और असमंजस में दीनदयाल को देखने लगा। दीनदयाल अब दशरथ के पास आ चुका था और उसने दशरथ से कहा, सर जी मानता हूँ अभिमन्यु सर ने गलती की, लेकिन उससे भी बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं इन्हें बर्खास्त करके। सर छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मेरी बात मानिए, इस केस के लिए इनसे काबिल और दबंग इंस्पेक्टर आपको पूरे बलिया में नहीं मिलेगा। दशरथ दीनदयाल को हैरत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हारी जान जा सकती थी, लेकिन फिर भी तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो, कमाल की बात है। दीनदयाल बोला, सच कह रहा हूँ सर, ये इतना टेढ़ा केस है और इसे सॉल्व करने वाला इंसान भी वैसे ही होना चाहिए, थोड़ा अक्खड़ थोड़ा टेढ़ा। और अभिमन्यु सर जैसे भी हैं इस केस के लिए एकदम सही हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन्हें एक मौका और दीजिए। अभिमन्यु चुप था और वो दीनदयाल और दशरथ से आंखें नहीं मिला पा रहा था। दशरथ ने सख्ती से अभिमन्यु को एक आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अभिमन्यु ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी के खानदान की वजह से मिली है और मैं नहीं चाहता इस पर किसी तरह की कोई आँच आए। इस बार तुम्हें दीनदयाल की वजह से छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार हद पार की तो मैं तुम्हें बिना पलक झपकाए बर्खास्त कर दूंगा, समझे? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया। टीआई दशरथ वहाँ से निकल गए। अभिमन्यु ने दीनदयाल को देखा और एहसान भरी आवाज़ में बोला,
मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाली और तुमने मेरी ही नौकरी बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दीनदयाल ने कहा, सर जी, आपने जो किया वो केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए किया, जानबूझकर नहीं। पर आज जो हुआ उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि वाकई में डायन है वहाँ। वो अजीब सी आवाज़ें आना, मेरे ऊपर किया हुआ वार, सब उसी डायन का आतंक है। अभिमन्यु ये सुनकर कुछ नहीं बोला और दीनदयाल को लेकर घर के लिए निकल गया। उस रात अभिमन्यु की नींद ही गायब हो गई थी। उसे बार बार यही सवाल खाए जा रहा था कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। अभिमन्यु को डायन वाली बात पे विश्वास नहीं था, लेकिन उसे ये जरूर लग रहा था कि उस बरगद के पेड़ के साथ कोई तो गहरा राज जुड़ा हुआ है जिसे वो उजागर नहीं कर पा रहा है। उसे यकीन था कि कोई ना कोई जरूर वहाँ था जो नहीं चाहता कि वो पेड़ के पास छानबीन करे। उसने मन बना लिया था कि वो जल्दी ही उस राज को सुलझा कर रहेगा। अभिमन्यु खिड़की पर खड़ा उस बूढ़े मनहूस बरगद के पेड़ को देख रहा था, मानो उसे कुछ नजर आ रहा हो। और उसने मन ही मन सोचा, जानता हूँ अभी भी कोई है वहाँ, और जो भी है वहाँ एक दिन मेरे हाथ जरूर लगेगा। ये कह के अभिमन्यु अपने बिस्तर पे जाकर लेट गया और खिड़की से बरगद के पेड़ को देखते देखते उसकी आंख लग गई। इधर बरगद के पेड़ के नीचे रात के घने अंधेरे में वही औरत बाल खोले पीठ किए आगे पीछे हिलते हुए दबे स्वर में एक मंत्र का जाप कर रही थी। और उस औरत ने हल्के से अपना मुंह घुमाया। उसके बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे और एक बड़ी आंख गहरे काजल से भरी हुई दिखाई दे रही थी। और वो जोर से चिल्लाई। अचानक इस बुरे सपने के साथ अभिमन्यु की आंख खुली। सूरज की तेज किरणें खिड़की से अंदर आकर अभिमन्यु की आंखों में चुभी। अभिमन्यु ने अपनी आंखें पूरी तरीके से खोली और उसके सामने एक उम्मीद भरा साफ नीला आसमान था। पर अभिमन्यु अपने जहन से काले ख्यालों को अभी तक मिटा नहीं पाया था। तभी उसे दो औरतों की जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अभिमन्यु ने खिड़की पर आकर नीचे देखा तो सामने का नज़ारा देखकर वो गुस्से से झल्ला उठा। अपने दांत पीसते हुए उसने खुद में ही कहा, जब देखो तब यहाँ चोरी होता रहता है। नीचे आंगन में प्रीति एक लड़की को गले लगा रही थी। उस लड़की के बाल बहुत लंबे थे और उसने लाल रंग का सलवार कुर्ता पहना था। प्रीति उस लड़की से शिकायत करते हुए कह रही थी, तुम अकेले क्यों आई? मुझे बताया होता, मैं कुछ इंतजाम कर देती, किसी को भेज देती। लड़की प्रीति को देख रही थी। उस लड़की की शक्ल प्रीति से काफ़ी मिल रही थी और उसका रिश्ता भी प्रीति से गहरा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रीति की बहन आयुषी थी, जो बलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। माँ के गुजरने के बाद बचपन से प्रीति ने आयुषी को अपनी बच्ची की तरह पाला था, लाड़ प्यार से बड़ा किया और अच्छी शिक्षा भी दी। पिताजी के मरने के बाद प्रीति ही आयुषी की माता और पिता थी और हमेशा आयुषी की फिक्र करती रहती थी। आयुषी ने बड़े प्यार से प्रीति को देखकर कहा, अरे जीजी फिक्र मत करो, अब मैं शहर की लड़की हूँ और आज़ादी से आ जा सकती हूँ। प्रीति आयुषी को चिढ़ाते हुए बोली, ओ मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। आयुषी ने रौब मारते हुए कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब मैं मास्टर कर रही हूँ और वो भी बलिया यूनिवर्सिटी से, इसलिए प्लीज़ मुझे ये बच्चा बच्चा कहना बंद कीजिए। प्रीति चंचलता से उससे बोली, अच्छा बेटा अभी बताती हूँ तुझे। ये कहकर प्रीति के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और वो आयुषी की तरफ भागी। आयुषी भी चिल्लाकर वहाँ से भागने लगी। दोनों बहनों के बीच एक प्यारा सा खेल शुरू हो गया। शोर सुनकर दीनदयाल की भी नींद खुल गई और वो अपने बिस्तर से ही बोला, सर जी ये शोर कैसा है? अभिमन्यु दीनदयाल की तरफ मुड़ा और जवाब देने को हुआ कि तभी उसके दिमाग में कुछ खुरापात सूझी। उसने अचानक अपनी आवाज़ को गंभीर करते हुए कहा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। दीनदयाल अभिमन्यु को इस लहजे में बोलते देख घबरा गया और तुरंत पूछा, क्या प्रॉब्लम है सर जी? अभिमन्यु बड़े नाटकीय अंदाज में बोला, वो घर आ गई है। ये सुनकर दीनदयाल बहुत डर गया और हिचकिचाते हुए बोला, कौन सर जी? अभिमन्यु दीनदयाल के पास आकर उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, छोटी डायन। ये सुनकर दीनदयाल की आंखें फटकर गोल तस्करी जैसी बन गई। वो कांपती हुई आवाज़ में अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोला, छोटी डायन? अभिमन्यु ने खिड़की की ओर इशारा किया और दीनदयाल से कहा, वो देखो दीनदयाल।
दीनदयाल बिस्तर से खड़ा हुआ और खिड़की से नीचे देखने लगा। उसे लाल रंग का सूट पहने एक लड़की दिखाई दी, जिसके बाल उल्टी तरफ लटके हुए थे और वो अजीब ढंग से चल रही थी। दीनदयाल उस लड़की के उल्टे बाल और चाल देखकर डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, छोटी डायन, छोटी डायन। ये सुनकर प्रीति गुस्से से घूरते हुए दीनदयाल की तरफ देखने लगी। आयुषी ने भी ये सुना और अपने बाल झटककर अपना चेहरा दीनदयाल की ओर किया। दीनदयाल फौरन खिड़की से दूर भागा और अभिमन्यु से लिपटकर घबराते हुए बोला, सर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अभिमन्यु उसकी पीठ थपथपाते हुए गंभीरता से बोला, अब तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता दीनदयाल। ये छोटी डायन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें पता है जब डायन और चुड़ैल का मिलन होता है तो क्या होता है। दीनदयाल अभिमन्यु की आंखों में आंखें डाल डरते हुए बोला, क्या होता है। अभिमन्यु बोला, सबकी सामत आती है। तभी खिड़की से प्रीति की जोर से गुस्से वाली आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छोटी डायन बुलाने की। दीनदयाल ये सुनते ही हैरत से अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, प्रीति मैडम की बहन है छोटी डायन। अभिमन्यु मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अब तुम्ही ने तो उसे छोटी डायन बुलाया है, सामत तो तुम पर आएगी। दीनदयाल के पसीने छूटने लगे और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। ये कहकर अभिमन्यु वहाँ से निकल गया और जैसे ही मुड़ा उसे प्रीति का चंडालिका बना चेहरा सामने नजर आया। दीनदयाल डर के मारे बोला, आ गई सामत। प्रीति के गुस्से से कैसे बचेगा दीनदयाल। डायन के रहस्य को सुलझाने के लिए अब कौन सा कदम उठाएगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु। क्या है अभिमन्यु और प्रीति के रिश्ते का राज, जानने के लिए देखें चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।